नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स है और फर्स्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी जिसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। increase in active mass or concentration of product or decrease in active mass or concentration of reactant per unit time is called rate of reaction। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं हम लोग और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन। ये खास पॉइंट पे होगा, शो करते हैं dx बाई dt से, या फिर इसको हम मालूम करते हैं tan थीटा से, या फिर कहते हैं इसको स्लोप, जो हमने इस ग्राफ में देखा था। ठीक है, इस ये यहाँ ग्राफ जो था हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन, रेट ऑफ फ्रिक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन ये हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है भाई? रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन क्या है? इसकी कोई यकीनन डेरिवेशन तो आएगी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई? इसके अंदर फाइनल रिजल्ट्स पूछे आएंगे बस। रेट कांस्टेंट, रेट और रिएक्शन क्या है भाई? रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant। ठीक है, मतलब रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं उनकी एक्टिव मास इसका प्रोडक्ट ले लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन उनकी एक्टिव मास इसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन है। और बिल्कुल चैप्टर नंबर 6 की तरह है ये। फर्क ये है कि वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन था, यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो लास्ट में नजर आ रहा है आपको A प्लस बी कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने एक कंसीडर किया रिएक्शन जिसमें A प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर स्मॉल a स्मॉल b लिखा होता तो वो क्या है? कोफिशिएंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of reaction dx by dt is directly proportional to active mass of reactant। तो यहां पर हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। और रिएक्टेंट कितने थे यहाँ पर? दो, ए और बी। कोफिशिएंट भी 1 1 है तो 1 1 लिखा हुआ है, अदरवाइज ए बी लिखा हो तो हम ए बी लिख देते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में देखा था वही चीज यहाँ पर है। फर्क इतना है कि यहाँ पर शो कर रहे हैं dx बाई dt से, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को शो करते थे r से। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक इक्वल एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? k। तो ये बन गई हमारी रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, the above equation is known as rate expression। क्या चीज है? dx by dt is equals to k active mass of a and b। a और b को रिप्लेस करके हम रिएक्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो रेट एक्सप्रेशन में जो k इस्तेमाल किया जाएगा इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसी रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब देखिए ये एक्टिव मास लिखी हुई है रिएक्टेंट की, ये जाके डिवाइड हो जाएगी dx बाई dt के नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास के? तो सिंपल क्या हो गया? द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे? ये दो चीजों का रेशियो है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करवा दें एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट के। दिस रेट कांस्टेंट के इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लेकिन कब? अब जरा देखते कब। अच्छा, ये तो रेट एक्सप्रेशन आ गई। हाँ, अब वापस चलते हैं जरा रेट इसमें मेरे ख्याल में। हाँ, ये चीज अब देखें, वो अभी जो स्लाइड रहेगा ये उसको दोबारा करते हैं। देखिए रेट कांस्टेंट क्या है? अभी के
एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए और बी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अगर हम एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो के हमें यहाँ पर अकेला मिल जाएगा। तो के इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया रेट कांस्टेंट की को। अब अगर हम दोनों रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस को यूनिटी ले लें, मतलब 1 मोल पर डीएमक्यू, दोनों रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस को हम ले लें 1 मोल पर डीएमक्यू, तो क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ ए इज 1 मोल पर डीएमक्यू, एक्टिव मास ऑफ बी इज 1 मोल पर डीएमक्यू। इस कंडीशन पर ये जो के है रेट कांस्टेंट, ये किसके इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। द कंडीशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू rate constant. At this condition, rate constant is known as specific rate constant. एक तो ये definition हो गई। Second, in rate expression, if active masses of all the reactants become unity, that is 1 mole per dm³. In rate expression, if the active masses of all reactant becomes equals to 1 mole per dm³ or unity, at this condition, rate constant is known as specific rate constant. तो specific rate constant और rate constant में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। किसी भी कंडीशन पर k को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल आएंगे, उस कंडीशन पर रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज या इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट के डिफरेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? कहते हैं बहुत ही आसान सी बात है। द कंडीशन at which dx by dt becomes equals to k. The condition at which dx by dt becomes equals to k. At this condition, k मतलब rate constant is known as specific rate constant. अगर दोनों को 1 रख दें, दोनों को, एक को रखें हाफ, एक को रखें 1, एक को रखें 1/4, एक को रखें 4, यकीनन dx by dt k के इक्वल होगा स्पेसिफिक कंडीशन पर। लेकिन अगर हम a और b को कुछ भी रख दें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dx by dt k के इक्वल ना है बल्कि k के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, ठीक है, उस वक्त उसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन जिस पर dx by dt k के इक्वल आएगा, तभी हम रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक कहेंगे, अदरवाइज ये स्पेसिफिक नहीं होगा, सिंपल रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? नहीं तो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। डेफिनेशन तो बहुत सारी है, सिंपल वर्ड में, बहुत आसान वर्डिंग में। देखिए, अगर रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्टेंट है, तो हर रिएक्टेंट की एक अपनी इंटरनल एनर्जी जरूर होगी, क्योंकि रिएक्टेंट अनलिमिटेड होंगे, तो वो होगी एवरेज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करवाना है, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करवा दें। तो सिंपल वर्ड में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट
इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी की वो कम से कम क्वांटिटी जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट कराएगी ताकि उनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन हो जाए। असल में दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। अकॉर्डिंग टू ब्राउनियन मूवमेंट हम सब जानते हैं, एक गिलास पानी बाहर निकालें तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जिगजैग, हैप्पैज़ार्ड और कंटिन्यूअस मूवमेंट होगी। ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जिगजैग, हैप्पैज़ार्ड, स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूअस मूवमेंट होगी। इसको हम कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। लेकिन मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा तो रहे हैं, लेकिन पानी बॉयल नहीं हो रहा। इसका मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी पहले कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कोलिजन कौन से होंगे? इनइफेक्टिव कोलिजन। अगर हमें वाटर को बॉयल करना है तो इन्हीं इनइफेक्टिव कोलिजन को हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इफेक्टिव कोलिजन में। वो पॉसिबिलिटी किस तरीके से? हमने जो कंटेनर है जिसके अंदर वाटर मौजूद है उसको हमने चूल्हे पर रख दिया। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। जो ब्राउनियन मूवमेंट थी उनको जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की तो जो पार्टिकल मूव कर रहे थे, ब्राउनियन मूवमेंट अंजाम दे रहे थे, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने की वजह से उनके इनइफेक्टिव कोलिजन कन्वर्ट किस में होगा? इफेक्टिव कोलिजन में। अच्छा, इनइफेक्टिव और इफेक्टिव कोलिजन में फर्क क्या है? ऐसे कोलिजन अगर दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ऐसे कोलिजन जिनके दरमियान सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहे, फिक्स रहेगी। ठीक है, मॉलिक्यूल एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये कोलिजन होंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। लेकिन ऐसे कोलिजन जिनकी वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाए वो कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो असल में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? ये रिएक्टेंट को एक्टिवेट करेगी ताकि रिएक्टेंट एक ऑप्टिमम लेवल पर आ जाए। दिस ऑप्टिमम लेवल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल। दिस ऑप्टिमम लेवल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल पर रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, मजीद उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड लेवल वो ऑप्टिमम लेवल है जिस पर रिएक्टेंट मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचेगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? जहां तक रिएक्टेंट को पहुंचना है, थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए इंटरनल एनर्जी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो रहा है इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किस तरह? आगे कोई, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से देखें जरा गौर से, डायग्राम ड्रॉ की गई है बहुत ही आसान सी। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर क्या है? प्रोग्रेस है रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। ये रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ये कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। हर रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी, विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अदर देन इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी है। अदर देन इंटरनल एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करवाई गई है रिएक्टेंट में, जिसको जाहिर करेंगे ई ए से। इसको जाहिर किससे करेंगे? ई ए, स्मॉल ए। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को कहां लेके जा रही है? थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर। थ्रेशोल्ड लेवल, द ऑप्टिमम लेवल एट विच reactant absorb maximum energy is called threshold level। तो बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल पूछेंगे आपसे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द समेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी असल में क्या होता है? एक्टिवेशन का और इंटरनल का समेशन होता है। अगर हम
इंटरनल इक्वल के दूसरी साइड पे फेंक देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का, जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में। हमने कहा देखा लास्ट स्लाइड में, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी will be equals to EA will be equals to थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। आसान सी बात है, आपको दो एनर्जी गिवन होंगी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन होगी, ठीक है, और फिर आपको एक इंटरनल एनर्जी गिवन होगी। दोनों को माइनस करेंगे, क्या चीज आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होगा, वो लेवल जिस पर मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, और वो एनर्जी की कम से कम क्वांटिटी जो कि रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड लेवल पर लेके जाएगी ताकि एक कॉम्प्लेक्स बन जाए। थ्रेशोल्ड लेवल पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। वो प्रोडक्ट कब बनेगा, जैसी कॉम्प्लेक्स बनेगा मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिएक्टेंट फौरन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनर्जी की वो कम से कम क्वांटिटी जो कि रिएक्टेंट को या तो प्रोडक्ट की तरफ लेके जाए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो कम से कम क्वांटिटी जो रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड लेवल पे लेके चले जाए, ऑप्टिमम लेवल पे लेके चले जाए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो एनर्जी की मिनिमम क्वांटिटी जो रिएक्टेंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ ले जाए, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है रिएक्टेंट, एनर्जी के लिहाज से वो हो जाता है सैचुरेटेड। जैसी सैचुरेटेड होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास डायग्राम में शो किया गया है इसके बाद फ्लो चार्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर वो चला गया ऑप्टिमम लेवल के ऊपर, और ऑप्टिमम लेवल पे जैसे ही पहुंचा तो इस थ्रेशोल्ड लेवल पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वजह से प्रोडक्ट के अंदर। तो बहुत सारी डेफिनेशन है और डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, तो इससे हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक किसी का कोई मसला। अच्छा एक बात और, हम आगे भी पढ़ते हैं, वो तमाम रिएक्शन जिनको थ्रेशोल्ड लेवल पर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब EA अगर ज्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो रिएक्शन किस नेचर के होंगे, स्लो। आगे हम रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ग्राफ के अंदर देख लें जरा। और वो तमाम रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लो, वो क्या होंगे, फास्ट। वो रिएक्शन क्या होंगे, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होती है वो स्लो होते हैं, और वो तमाम रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो क्या होते हैं, फास्ट। इसमें आप लोगों को कोई सवाल, वो तमाम रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वो स्लो रिएक्शन है। हर रिएक्शन में दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इनइफेक्टिव और इफेक्टिव। वो तमाम रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां पर इनइफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, इफेक्टिव कम होते हैं। स्लो रिएक्शन में इनइफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कम होते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज। वो तमाम रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम रिक्वायर्ड होती है वो होते हैं फास्ट। फास्ट रिएक्शन में इनइफेक्टिव कोलिजन कम होते हैं और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं। फास्ट में इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। स्लो रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन कम होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, यहां तक कोई सवाल किसी का? चलो, एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है तो रिएक्शन स्लो, इफेक्टिव कोलिजन लेस होंगे, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं।
इफेक्टिव कोलिजन लेस होंगे, इन इफेक्टिव जो होंगे वो क्या होंगे, हायर, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, स्लो रिएक्शन है, टाइम ज्यादा लगेगा, इनइफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन कम होंगे, और यहां पर या तो रिएक्शन होगा विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, या फिर रिएक्शन होगा विद नेगेटिव कैटलिस्ट, विद नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया एंड इस तमाम चीजों को, यानी कि अगर ये लाइन समझ में अगर आप लोग की आ गई तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी समझ में आ गई, और आगे हम पढ़ेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स, उसमें कैटलिस्ट भी कर लिया। एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो नेचर का होगा, इफेक्टिव कोलिजन कम होंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, रिएक्शन या तो विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है या तो विद नेगेटिव कैटलिस्ट हो रहा है, ठीक है। इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी तो फास्ट रिएक्शन, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, इनइफेक्टिव कम होंगे, टाइम कम लगेगा, रिएक्शन में कैटलिस्ट होगा पॉजिटिव। तो यहां तक कोई मसला किसी को, देखिए भाई यहां, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत ही आसान पढ़ चुके हैं अभी हम लोग। नंबर 1 इज फास्ट रिएक्शन, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि चंद सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको लो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है और जिनमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, वो रिएक्शन फास्ट नेचर के होते हैं। जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो सारे के सारे फास्ट नेचर के हैं। तो आयनिक बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, आयनिक रिएक्शन हुआ है, कंबस्शन रिएक्शन है, सारे के सारे क्या, फास्ट, क्लियर। इसी तरह अगर बात करें हम स्लो रिएक्शन की, अगर बात करें हम स्लो नेचर की, those chemical reaction which proceed or required month, years for the completion into product, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए सदियां लग जाएं, महीनों लग जाएं, सदियां लग जाएं, वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इन अर्थ क्रस्ट, कोयले की खान में जो डायमंड बनने का प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, एक स्लो मेथड है, स्लो प्रोसेस है। या आयरन पे जंग लगना एक स्लो मेथड है, ठीक है। दरवाजे खिड़कियां अगर आयरन की हैं तो उनमें क्या होगा, महीनों में जाके रस लगता है, अगर आपने कोई प्रिवेंशन की हुई होगी। लेकिन एयर में अगर ह्यूमिडिटी है तो 3, 4, 5 दिन के बाद उनमें रस्टिंग शुरू हो जाएगा। पहले फेरस लगेगा Fe+2, फिर क्या लगेगा Fe+3। तो इसका मतलब कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो, जिनमें इनइफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो, या इनइफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन कम हो, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, वो तमाम केमिकल रिएक्शन किस नेचर के होते हैं, स्लो नेचर के होते हैं। Rusting of iron and formation of diamond in earth crust are the examples of slow chemical reaction. Next, moderate. Moderate क्या होते हैं, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो जिनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मिनट या आवर्स रिक्वायर्ड हो, जो चंद मिनटों में, चंद घंटों के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, वो कहलाते हैं हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं, कोवैलेंट रिएक्शन होते हैं मॉडरेट, ठीक है। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन।
एक बात याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो होता है स्लो स्टेप। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं या बहुत ही कम टाइम लेते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद डिटर्मिनेशन